दोस्तों गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम विलेन चैप्टर में आपको आगे पढ़ते हुए, ये आपका कौन सा चैप्टर है, विलेन यानी सॉल्यूशन, यानी आप विलेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विलेन में अभी तक हम अणुसंख्य गुणधर्म की बात कर रहे थे। चारों अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं। आपका वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, परासरण दाब की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना भी हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक तौर पे हम किसी विलयन का परासरण दाब कैसे निकालते हैं। तो विलयन के परासरण दाब निकालने के लिए कई विधियां हैं। सबसे अच्छी जो विधि है वो है आपके वर्कले हार्टले की विधि। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब पहले प्रश्न आते थे तो ये 6 नंबर में पूछा जाता था। अब 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं तो इसके चांस क्या हो गए हैं, कम हो गए और दूसरे क्वेश्चन के चांस बढ़ गए। फिर भी आप इसको अच्छे से समझ लेंगे क्या होता है वर्कले हार्टले। ये दो वैज्ञानिक थे, एक वर्कले और हार्टले, दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिससे कि किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सके। ठीक है, उस प्रयोग में इन्होंने गन मेटल यानी गन धातु, एक अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है, उसका एक पात्र बनाया। इस पात्र में अपन ने क्या किया, एक नली लगाई जो पोरस मतलब आपका छिद्र युक्त रहती है और उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपरागम झिल्ली जमा होती है। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ क्या कर दिया, पैक कर दिया। इसमें जो ऊपर वाला जो पात्र है, ठीक है, गन मेटल का पात्र, उसमें क्या भर दिया, विलयन भर दिया। और जो अंदर जो आपकी नली है, सांद्र नली जो है, जो आपकी अर्धपरागम झिल्ली से मिलकर बनी है, उसमें क्या भर दिया, विलायक भर दिया। यहाँ पर आपका विलायक का रिजर्वायर लगाया जिससे विलायक सतत रूप से यहाँ पर आ सके, और यहाँ पर आपकी एक केस नली लगा दी जिसमें आपका विलायक का स्तर मापा जा सके। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इस प्रयोग को अपन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो विलायक के कण यहां से विलयन की ओर जाएंगे तो इसका स्तर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे अपन को लगा कि स्तर कम हो रहा है, हम यहां से क्या लगा देते हैं, एक अतिरिक्त दाब लगा देते हैं जिससे कि इसका जो स्तर है वो क्या रहे, नियत बना रहे, ये कम ना हो। तो ये जो अतिरिक्त दाब होगा वो क्या हो जाएगा, किस पे, विलयन पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, विलयन पे लगा रहे हैं, जिससे कि विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित ना हो सके। तो यही तो आपका क्या होता है, परासरण दाब। परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है, विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण विलायक के कण विलायक से विलयन में अर्धपरागम झिल्ली द्वारा ना आ सके, उस दाब को हम क्या बोलते हैं, आपका परासरण दाब कहते हैं। तो कुछ नहीं किया हमने, विलायक के कण यहां पर जा रहे थे, इसका स्तर कम हो रहा था, जैसे हमने देखा स्तर कम हो रहा है, हमने यहां पर अतिरिक्त दाब लगा दिया। ठीक है, और आपके विलायक के कणों का क्या हो गया, प्रवाह रुक गया। ठीक है, उस अतिरिक्त दाब को ये जो दाब मापी है इसकी सहायता से माप लेते हैं। तो जो ये दाब मापी बताएगा वही इसका क्या हो जाएगा, परासरण दाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी विलयन का परासरण दाब बता सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका अगर ये पूछा जाता है कि वर्कले हार्टले की विधि समझाइए, तो इसमें रचना और कार्य विधि समझानी पड़ेगी। तो सबसे पहले रचना लिखो। तो वर्कले हार्टले की विधि में प्रयुक्त उपकरण, एक गन धातु का बेलनाकार पात्र होता है जिसमें अंदर उसके सम अक्षीय एक नली लगी रहती है जिसपे अर्धपरागम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की परत उपस्थित होती है। इस नली में हम दो परत नलियों की सहायता से इनको विलायक के रिजर्वायर यानी स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरी ओर एक परत नली लगा देते हैं जिसमें आपका एक विलायक का एक निश्चित क्या बोलते हैं, मात्रा में परिमाप लिया जाता है। ठीक है, तथा आपका जो गन मेटल का पात्र है उसमें विलयन भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही विलयन भरते हैं तो आपका क्या होता है, विलायक के कार्य विधि। तो जब विलयन ये वर्कले हार्टले विधि के प्रयोग में उपयुक्त उपकरण में क्या होता है, विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो हम पिस्टन की सहायता से, ये क्या है, पिस्टन है। ठीक है,
पिस्टन की सहायता से विलयन पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, जिससे कि विलायक के कण का प्रवाह रुक जाता है और केस नली में आपका विलायक का स्तर क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। उस दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। तो यही अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। यही जो अतिरिक्त दाब होगा वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। अब बात आती है कि ये जो विधि है बाकी विधियों से अच्छी क्यों होती है। तो कई सारे कारण होते हैं। पहला, इसमें विलायक का विलयन में प्रभाव नहीं होता, तो आपका क्या होता है, विलयन का सांद्रण नियत रहता है। पहला कारण क्या हो गया, लाभ। ठीक है, फायदे क्या है, तो पहला, विलयन का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। विलयन का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ये पहला लाभ। दूसरा, विलायक का दाब अतिरिक्त दाब द्वारा संतुलित हो जाता है। अतः झिल्ली पर कोई अतिरिक्त दाब नहीं लगता। ठीक है, दोनों तरफ दाब बराबर है तो नेट मतलब जो कोई अतिरिक्त दाब नहीं लगेगा, उस पर टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, इसकी सहायता से परासरण दाब अल्प समय में ही, ज्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे ही दाब लगाया अपन तुरंत ही दिख जाएगा, अल्प समय में ही ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो अल्प समय में अपन क्या कर लेते हैं, परासरण दाब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है कि बर्कले हार्टले विधि के में जो डायग्राम बनाने के लिए आता है, कई बार आ सकता है कि इसकी रचना बताई और कार्यविधि लिखी। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसके लाभ देख लेंगे, रचना कार्यविधि अपन देख लेंगे, एटलीस्ट लाभ पढ़ लेंगे, लाभ भी पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपके परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परासरण दाब के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। परासरण दाब के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण ये अपन देखेंगे। परासरण दाब के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। तो ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका सम परासरी विलयन। ठीक है, समपरासरी विलयन। ठीक है, तो क्या होता है, यदि 2 विलयनों का परासरण दाब समान हो
अर्थात उनका सांद्रण समान हो तो ऐसे विलयनों को समपराश्री विलयन, ऐसे विलयनों को समपराश्री विलयन कहा जाता है। ठीक है, इनमें क्या होगा, दोनों विलयनों का सांद्रण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या दोनों का परासरण दाब समान होना चाहिए, तो उनको समपराश्री विलयन कहा जाता है। इसमें अगर दोनों को अर्ध परागम झिल्ली से पृथक कर दूंगा तो क्या होगा, ना तो आपका विलायक इधर से इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, विलायक का कणों का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या हुआ कि कोई एक चीज ली, इसके अंदर का विलयन दूसरे विलयन में उसको डाली, ठीक है, और बाहर का जो विलयन है दोनों का सांद्रण बराबर है, तो उस चीज वो ना तो सिकुड़ेगी और ना ही फूलेगी। ठीक है, तो उसमें दोनों का सांद्रण बराबर होना चाहिए। आप ये चीज समझो कि अगर हम बात करें कि हमको बोतल चढ़ाई जाती है, ठीक है, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको बोतल चढ़ाई जाती है, वो बोतल होता है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की बोतल होती है और कुछ नहीं होता। तो सर ग्लूकोज की बोतल होती है, बस इतनी सी बात। ग्लूकोज मतलब अपना शक्कर, ठीक है। अच्छा, मार्केट से ग्लूकोज लाके उसको घोल के चढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन और उस बोतल का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है, सम पराश्री होता है, इसलिए वो हमारे ब्लड के साथ पूरे शरीर में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। अगर उसका कंसंट्रेशन कम हुआ, ठीक है, तो हमारी जो ब्लड जो सेल है, तो वहां से क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन कम हुआ तो वो हमारी नसों में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और आपकी नसें क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। ठीक है। दूसरा, अगर उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो आपका नसों में से जो लिक्विड है वो उसमें चला जाएगा और नसें क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। तो ना तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन वाला ले सकते हो ना कम कंसंट्रेशन, इसलिए वहां पर एक प्रॉपर कंसंट्रेशन का वो चढ़ाया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराश्री विलयन। दूसरा आपका जो आता है वो आपका आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी अति पराश्री विलयन, अति पराश्री विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब और सांद्रण दिए गए विलयन से ज्यादा होता है तो उसे अति पराश्री विलयन कहा जाता है, इसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, समझो क्या हुआ कि कुछ नहीं, आपने देखा होगा घर में अचार डालते हैं, अचार में मतलब कच्चा आम लेते हैं, उसको अपन लवण वाले पानी में, यानी आपके जिसमें नमक हो ऐसे पानी में अगर डाल देते हो तो जो कच्चा आम होता है उसमें से रस पूरा निकल जाता है और वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जो नमक वाला पानी अपन ने लिया वो क्या होता है, आपका अति पराश्री विलयन होता है। ठीक है, आप बॉयल एग ले लो, उसको कहां पर डाल दो, नमक वाले पानी में डाल दो, वो भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें सांद्रण ज्यादा हो, ठीक है, परासरण दाब ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अति पराश्री विलयन बोलते हैं। इसमें किसी चीज को डालोगे तो वो क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसमें से द्रव उसमें
स्थानांतरित हो जाएगा। जो विलायक के कण है वो वस्तु में से इस विलयन में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अति पराश्रयी विलयन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अपराश्रयी विलयन। अब पराश्रयी विलयन या अल्प पराश्रयी विलयन, इस तरह से कर लो, अल्प पराश्रयी विलयन। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है या जिसका सांद्रण कम होता है उसे अल्प पराश्रयी विलयन कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो विलयन है उसका सांद्रण क्या है? कम है, परासरण दाब क्या है? कम है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो दूसरे जिसका ज्यादा है उसमें इसके विलायक के कण उसमें स्थानांतरित होने लगेंगे। तो इसमें डाली गई कोशिका फूल जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि पानी में आप क्या डाल दो, दाख वगैरह डाल दो, वो क्या हो जाता है? फूल जाती है। या पानी में बादाम डाल देते हैं, वो भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो पानी क्या है? अल्प पराश्रयी विलयन होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया? अल्प पराश्रयी विलयन। अब दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या होता है? परासरण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत उपयोग होता है। ठीक है, कैसे कि जो पौधों में जो पानी आता है, जमीन से जड़ें जो पानी लेती हैं, वो किससे लेती हैं? परासरण के कारण। फिर उसके बाद ऊपर तक पानी जो जाता है वो भी कैसे जाता है? परासरण के कारण जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पानी चाहिए। हम पानी पीते हैं, पानी पिया, पेट में पहुंच गया, पेट में पहुंचने के बाद हर पार्ट में आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर भी आपका पानी कैसे पहुंचता है? परासरण से पहुंचता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मुरझाया हुआ फूल है, पानी में डाल दो, क्या हो जाता है? वापस से खिल जाता है। वो किससे? परासरण से। उसके अलावा जैसे जो गाजर वगैरह होती है वो सुखड़ चुकी हैं, मतलब ठंडी हो चुकी हैं, तो उनको भी आप पानी में डाल दो तो वापस से ताजी ताजी फ्रेश लगने लगती हैं। तो ये भी परासरण होता है। ठीक है, अचार डालते हैं तो अचार को पहले क्या करते हैं? नमक के पानी में डाल देते हैं, जिससे वो सिकुड़ जाता है, उसके अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। पानी बाहर निकालने के पीछे रीजन क्या होता है? कि अचार जल्दी खराब ना हो। जितना कम पानी रहेगा अचार में, आम में, उतना आपका क्या होगा? वो खराब नहीं होगा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें, बादाम का फूलना, किशमिश का फूलना, अंडे को पानी में डाल दोगे, नमक वाले पानी में, वो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो ये आपके दैनिक जीवन में उदाहरण होते हैं किसके? परासरण के। एक आता आपका रिवर्स ऑस्मोसिस यानी विपरासरण। विपरासरण, ठीक है, या व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है, तो
विलायक के कण, विलायक के कण विलयन से विलायक की ओर, विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, होने लगते हैं। अर्थात यह घटना परासरण के विपरीत होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। विपरीत होती है। इसे परासरण या व्युत्क्रम परासरण कहा जाता है। ठीक है। इसका उपयोग जल के विलवणीकरण में किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग कहां पर करते हैं? जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसका यूज करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी जल के विलवणीकरण में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में आरओ वगैरह लगाया जाता है, तो घर में ज्यादातर अपन आरओ दो चीजों के लिए लगाते हैं, एक तो अच्छे पानी के लिए इंसेक्टिसाइड, और दूसरा आपका क्या होता है, जैसे बोरिंग का पानी है तो बोरिंग की पानी की हार्डनेस क्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें लवण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। तो उसमें से लवण को निकालने के लिए उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस रहता है। वो क्या करता है, जो पानी आ रहा है ऊपर से, उसमें से अच्छा पानी, मतलब जो पीने योग्य पानी है जिसमें कम लवण होते हैं, उसको अलग कर देता है, और आपका जो सॉल्टी वाटर है जिसमें लवण ज्यादा होता है उसको अलग करता है। तो उसमें आपने देखा होगा आरओ में वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि आपका क्या करते हैं, जल का विलवणीकरण करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तकनीक का उपयोग हम समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगी, आपको कम मात्रा में पीने के लिए कम मात्रा में पानी मिलेगा, और आपको जो लवण वाला पानी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अपन उसका यूज कर सकते हैं, सॉल्ट बनाने के लिए भी अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तकनीक का भी उपयोग अपन कर सकते हैं, जिससे कि अपन को पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए और नमक का नमक बन जाए, लवण का लवण बन जाए। तो डिसैलिनेशन में भी आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज अपन ने पढ़ा था, परासरण दाब के लिए समीकरण सूत्र पढ़ा था कि परासरण दाब का बताओ, तो पाई बराबर CRT ये अपन ने निकाला था। इसको वॉन्ट ऑफ समीकरण कहते हैं, वॉन्ट ऑफ समीकरण, वॉन्ट ऑफ समीकरण। एक होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक, इसी चैप्टर में वॉन्ट ऑफ गुणांक, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक अलग होता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वॉन्ट ऑफ समीकरण की स्थापना कीजिए, तो ये वाला जो इक्वेशन अपन ने डेराइव की थी, कि अपन ने बोला था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ये तीनों इक्वेशनों को मिलाकर, ये तीनों समीकरणों को मिलाकर बताया था कि पाई अनुक्रमानुपाती क्या है, n अपॉन v t के। n अपॉन v को क्या लिख दिया था, c लिख दिया था, तो पाई अनुक्रमानुपाती था c t के। तो पाई बराबर क्या हो गया था, CRT, और r क्या था, नियतांक था, जिसको यूनिवर्सल सार्वत्रिक नियतांक भी कहा जाता है। तो ये जो समीकरण आया है ये आपका वॉन्ट ऑफ समीकरण होता है। तो इस चीज पर आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी हुए हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ये हमने जो पढ़े हैं वो केवल उनके लिए पढ़े जहां पर आपके विलय का ना तो वियोजन हो रहा है ना संयोजन हो रहा है। ठीक है।
अब अपन वियोजन और संयोजन होता है तो उसके कारण जो आणविक द्रव्यमान होता है वो भी असामान्य हो जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म असामान्य हो जाता है। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म या असमान क्या बोलते हैं आपका, ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पर आपको वॉन्ट ऑफ गुणांक भी बताया जाएगा। उसकी सहायता से वियोजन की कोटि, संयोजन की कोटि और बाकी सारी चीजें निकालना सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में या 1 या 2 लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली